इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन। मतलब मेरे पास संसाधन है लेकिन उसका इस्तेमाल हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे में संभावित संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, मतलब किसी भी प्रदेश में है परंतु इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। राजस्थान में जितना धूप होता है, अगर उसका सोलर लगाकर मतलब बिजली स्टोर कर लिया जाए तो पूरे राजस्थान को बिजली दिया जा सकता है, लेकिन उतने बड़े क्षेत्र में हम सोलर लगाएंगे तो कुछ तो दिखबे नहीं करेगा हमको। मतलब वहां पर अगर ठंडापन आना चालू हो गया तो समझ लो कि उधर पेड़ पौधा लगने लगेगा, उधर पेड़ पौधा लगेगा तो कहीं से ना कहीं से पेड़ पौधा सूखेगा ना। ये सब देखना पड़ता है। इसीलिए राज्य पवन ऊर्जा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वायर बिछाना जरा अच्छा नहीं हो पाता है, और कभी कभी तूफान इतना आ जाता है कि सब टूट जाता है मशीन। इसलिए सरकारें लगाती नहीं है, मतलब है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किया भी जा सकता है लेकिन सही ढंग से नहीं हो रहा है। विकसित संसाधन, जो विकसित है हमारे जगह में, विकसित संसाधन मतलब क्या होता है? वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसको खोजा जा चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं और उसे विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनके संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि कितना उसमें से निकालना है, कितना क्या करना है। अब है भंडार मतलब किसी चीज को रोक कर रखना, उसको जमा करके रखना। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। अब देखो, भंडार मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संपदा जो है प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, लेकिन हमें आवश्यकताओं के अनुसार उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको भंडार में शामिल किए, उसको स्टोर करके रखे हैं, भंडार करके मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों, जैसे में गैस को भी स्टोर करके रखा जाता है, पानी को भी स्टोर करके रखा गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यौगिक को भी ऐसे, मतलब जो गैस होते हैं इसको भी स्टोर करके रखा गया है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। कैसे? पानी का इस्तेमाल किस लिए? खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। डैम बना है पानी को जमा करने के लिए, डैम, ठीक है भैया, मानते हैं। डैम के बाद वहां से टरबाइन लगाकर बिजली पैदा करते हैं पूरे शहर के लिए। गैस का इस्तेमाल करते हैं घर के रसोई घर में। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से हम ऊर्जा बना सकते हैं। कैसे में? हाइड्रोजन जब पास करेंगे टरबाइन नचेगा, बिजली बन सकता है, उसमें आग भी लग सकता है। ऑक्सीजन से भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो ये मुख्य स्रोत है हमारे भंडारण के, इसको खूब भंडार करके रखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों साथ लेकर जब किसी लोहा पर मारा जाता है तो अच्छा लोहा भी कट जाता है और वेल्डिंग भी हो जाता है पिघल के, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए, मतलब ऐसे उद्देश्य से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करके ऐसे उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। मतलब उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए, इसका तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको भंडार करके रख रहे भैया। बाद में जब तकनीक आ जाएगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे। संचित कोष, इसको एकदम संभाल कर रखा गया है। ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, बस केवल भंडार का। इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ऐसा संसाधन जो केवल भंडार करके रखा जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष लोग हैं वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में यूरेनियम, क्लोराइड, परंतु इसका
परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, और जिसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है उसको भी संभाल कर रखा गया है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जब भविष्य में आवश्यकता होगी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। नदियों का जो जल है बिजली को पैदा करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। वर्तमान समय में देखिए तो बिजली से पानी बनाने का जो उपयोग है, प्रयोग किया जाता है पानी को कि हम बिजली बनाएंगे, उसका इस्तेमाल सीमित तौर पे किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता है। इस प्रकार बांध में जल, वन आदि संचित कोष, इस तरह देखा जाए तो बांध में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आज स्टोर कर लिए, आज भंडारण कर लिए, भविष्य में कभी जरूरत होगा तब पानी, वन, सब चीज को स्टोर मतलब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रियाकलाप अपने आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संस्थाओं की एक सूची तैयार करें। हमारे क्षेत्र में एफसीआई गोदाम है, सब्जी मंडी है, तो ये लोग सब सामान उमान इधर जुगा कर मतलब भंडारण कर रखते हैं कि कभी कभी महंगा होगा तो बेचेंगे, नहीं तो सरकारी एफसीआई गोदाम भी है जो सरकारी कामकाज में वो जाता है। संसाधनों का विकास कैसे हुआ, संसाधन आगे कैसे बढ़े। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, जीवन बिताने के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज, यहां पर फिर से समझो। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन मतलब जीवन बिताने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन के बिना हमको कोई पूछबो नहीं करेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। प्राकृतिक संपदा का मानव बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गया है। हम लोग प्राकृतिक संपदा का इतना न ज्यादा इस्तेमाल धुआंधुंध किए हैं, इतना तेजी से किए हैं कि बहुत सारे समस्याएं पैदा हो गई है। हमने दिल्ली का, नेपाल, इतना ज्यादा वहां पर भूस्खलन हुआ। अभी भूकंप आया था ना 2023 में, तो क्यों हुआ था? बाढ़ के आने से जितना भी लोग माटी काट कूट के इधर उधर कैले है, तो सब पृथ्वी कह रहा है कि अब हम बराबर करबो, तो वही बराबर किया है तो भूकंप आ गया है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का ह्रास से कुछ व्यक्ति अपने लालच के लिए सारे संसाधनों का दुरुपयोग, मिसयूज किए हैं, गलत इस्तेमाल किए हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, जिससे समाज दो हिस्सा में बट गया है। कैसे? संसाधन संपन्न एवं संसाधन वहीन लोग। एक लोग के पास पूरा संसाधन है, एक लोग के पास संसाधनहीन है, उनके पास संसाधन ही नहीं है, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। कुछ लोग खाना खाने के लिए परेशान है, कुछ लोग खाए हैं उसको पचाने के लिए परेशान है। कुछ लोग सोचते हैं कि 3 टाइम का खाना कैसे खाएंगे, 2 टाइम का खाना कैसे खाएंगे, और बहुत लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुबह शाम दोपहर का खाना पचाएंगे कैसे। तो कुछ पचाने में लगे हैं, कुछ खाने में लगे हैं, और यही चीज चल रहा है आज के समय में। इसके वजह से अमीरी गरीबी दो उतार चढ़ाव पैदा हो गया है। संसाधन के धुआंधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गई है। हम संसाधन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत तेजी से, जिसके वजह से वैश्विक प्राकृतिक मंडल को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा संकट हो गया। जैसे में ओजोन लेयर में छेद हो गया है, भूमंडलीकृत ताप, जमीन का गर्मी बढ़ रहा है, मौसम भी बदलाव आते जा रहा है, ओजोन परत ओजोन परत में छेद हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण हो ही रहा है, भूमि नमनीकरण आदि झैले है, भूमि में भूकंप आ रहा है, जिस भूमि पर खेती होता था उस जमीन पर खेती अब नहीं हो पा रहा है।
तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है ना हम लोगों को। क्रियाकलाप, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इसका हमारे जीवन शैली पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल आता है, नोट कर लेना कि अगर खत्म होगा तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अपने दिमाग से इसको लिखना है बस। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करें। चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। मतलब सबसे पूछें, लोगों से प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न है? उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। जो संसाधन का इस्तेमाल आप करते हो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र कॉलेज तैयार करें। मतलब समुचित चित्र मतलब एक बड़ा सा एल्बम तैयार करें। चलिए फिर आते हैं, बुक पर आते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, वैश्विक शांति के लिए संसाधनों को आपस में बांटने का आवश्यकता हो गया है कि सब संसाधन को हम आपस में बांटकर ही चलेंगे। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संस्थाओं का वर्तमान दोहन जारी रहता है, मतलब कुछ ही लोग संस्थाओं का दोहन कर रहे हैं, तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो हमारा पृथ्वी बाद में खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के प्रयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। हर चीज को संतुलित बनाना है, संतुलन में रखना है, तो योजना बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या से क्या करना है, कैसे क्या करना है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषकीय विकास का ही एक हिस्सा है। जैसे में देखो सतत अस्तित्व क्या होता है, सही अर्थ में देखे तो पोषकीय विकास मतलब जो सामान का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अगला पीढ़ी करे, इसके लिए हमको बचाना पड़ेगा कि नहीं बचाना पड़ेगा। कोई भी सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको पोष रहा है कि नहीं पोष रहा है, हमको पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है ना, तो उसकी इज्जत करो, उसको बचा कर रखो कि हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वह भी उसका इस्तेमाल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। अब है सतत पोषकीय विकास क्या होता है। सतत पोषकीय आर्थिक विकास का अर्थ है। सतत पोषकीय जो विकास है उसको आर्थिक विकास का एक अर्थ माना जाता है। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास होता है। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य में पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब यहाँ पर है सतत पोषकीय विकास ये कहता है कि कोई भी आप इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा इस्तेमाल करो कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अभी तो हमारा ठीक है, लेकिन हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उनका क्या होगा, उनके लिए तो हमें गलत नहीं करना है ना। इसलिए जरूरत है कि नियमित रूप से हम आगे बढ़ें। रीडो की जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, रीडो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 पहला बार हुआ था। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। जैसा अभी G20 2023 में भारत में हुआ था, वैसा सम्मेलन पहली बार सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ब्राजील में हुआ था, वो भी ब्राजील के रिडो शहर में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण यहाँ पर है, मतलब विश्व स्तर पर जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, संरक्षित रखें और हम सामाजिक आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं विश्व स्तर पे। इसलिए इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्या होता है, जो जमीन पर जो हवा बहता है, तो जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर भी घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किया
कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और पर्यावरण को हम बचाएंगे और हम क्या पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देंगे। ये सब लोगों ने कसम खाया, समुद्र को कचरा नहीं करेंगे। इस पर हस्ताक्षर हुआ। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन, जो जमीन पर जंगल है, जंगल सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जंगल सिद्धांत पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषकीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। कब को स्वीकार किया गया? एजेंडा 21 को स्वीकार कर लिया गया 21वीं शताब्दी में, मतलब 2000 के करीब में आते आते ये सारे जितना भी यहाँ पर सम्मेलन हुआ था उसको लोग ने मान लिया। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश गया था वहां पे सब मान लिया। अब एजेंडा 21 क्या होता है उसको जानो आप। यह घोषणा है, यह क्या है? घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। सब लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए मतलब एक सम्मेलन हुआ, उसमें सब लोग हस्ताक्षर किए कि हम भी काम करेंगे। इसके उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषकीय विकास हासिल करना है। मतलब हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हमें बचा कर रखना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, परस्पर आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। कि हम विश्व स्तर पर अगर सब साथ चलते हैं, अपने जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निभाते हैं, तब पर्यावरण में जो क्षति हो रहा है उसको रोक सकते हैं, गरीबी को भी हम कम कर सकते हैं, रोगों से निपट सकते हैं। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। सब देश क्या करे? यहाँ पर सब देश की तो बात नहीं हो रही है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, मतलब प्रत्येक अपना अपना जो सरकार, अपना अपना देश है, उस देश का सरकार जो है अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। एक नया एजेंडा वो बनाए जिसके अंतर्गत वो देखे कि क्या क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या क्या चीज को हमें सुधारना है। इस चीज पर सोच सकते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य राजनीति है। नियोजन क्या? उसको उचित दर से लेकर चलना, उचित मान लेना। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, अलग अलग प्रकार के संसाधन भी है, हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है। यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, ऐसे भी प्रदेश है जहां पर एक ही प्रकार का संसाधन बहुत ज्यादा मिलता है। झारखंड में कोयला, तो ये सब एक ही क्षेत्र में मिलेगा, भरपूर मिलेगा, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कैसे? कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, उनके पास खुद का संसाधन है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे मैं उदाहरण अर्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। कहां कहां? उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर कोयला के लिए प्रचुर भंडार है, खनिज और कोयला का बहुत ज्यादा भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर पानी मिलेगा, परंतु मूल विकास की कमी है वहां पे। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, बहुत ज्यादा वहां पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, लेकिन जल संस्थाओं की कमी है, वहां पर पानी नहीं है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग
पड़ता है। जिसे में देखो, लद्दाख का जो शीत मरुस्थल, शीत मतलब क्या होता है, बर्फीला जगह, तो लद्दाख का वो जगह जहां पर पूरा बर्फीला भाग है, अलग थलग पड़ जाता है यह प्रदेश। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखेंगे तो लद्दाख का बर्फीला जगह सबसे धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। मतलब वहां पर पानी का कमी है, बहुत सारा खनिज का वहां पर कमी है। बर्फ ठीक है, पर्यटक स्थल ठीक है, लेकिन वहां पर पानी का कमी है, इसलिए लोग बर्फ को ही पिघला कर पी जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो हर क्षेत्र में अलग अलग, जैसे में राजकीय मतलब जो राज्य में है वो राज्य का, जो प्रांत से चलता है वो राज्य का भी है, प्रांत का भी है, और जो स्थानीय इलाके में पाए जाते हैं वह स्थानीय इलाके का भी है, प्रदेशीय इलाके का भी है, प्रांतीय इलाके का भी है, राष्ट्रीय इलाके का भी है। सबसे पहले फायदा जाएगा राष्ट्रीय के पास, फिर प्रांतीय के पास, फिर प्रदेशीय के पास, फिर स्थानीय स्तर पर लोगों को पैसा मिलता है। तो ऐसे साइकिल चलता है ना ये। क्रियाकलाप, अपने राज्य में पाए जाने वाले संस्थाओं की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संख्याओं की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। बस केवल पहचान करना है। अगले भाग में पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन कैसे है, कैसे काम करता है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो indrajit@gmail.com पर भी कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन खोलो, प्लेलिस्ट खोलो, आपके अनुसार जो भी बुक अच्छा लगता है उसको उठाकर पढ़ डालो। बस, धन्यवाद।